हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा और चर्चा के माध्यम से भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पहलू को हम लोग क्या है डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने पाया होगा कि आप लोगों की परीक्षाओं में लगातार एक सवाल बना है और ये सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों की परीक्षाओं का। जनरली आपसे ये पुटअप किया जाता है कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है ये सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कब दिया गया। कई बार ये भी पुटअप किया जाता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कई बार आपसे ये भी पुटअप किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस के माध्यम से, यानी कि किस केस के माध्यम से, आप उसको केस ही कहेंगे, किस केस के माध्यम से हम लोगों के सामने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को रखने का प्रयास किया है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में आप लोगों की परीक्षाओं को जो इन्वायरमेंट है काफ़ी गहराई में जाकर के अपने आप को परिवर्तित कर चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इतना हल्का सवाल आपसे पुटअप न किया जाए। हो सकता है कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को लेकर के वो लैंग्वेज थोड़ी ऐसी बना दे जिससे कि आप पर थोड़ा दबाव आ जाए। तो आज की चर्चा का बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि मान लीजिए अगर आपका एग्जामिनर आपकी सवाल की भाषा में अगर गहराई में जाकर के कोई परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे पर अगर कोई भी सवाल बनता है तो आपकी ग्रिप में आ जाना चाहिए। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के जो निर्माणकर्ता रहे हैं, देखो भारतीय संविधान के जो आपके निर्माणकर्ता रहे हैं, उन्होंने जब संविधान को लिपिबद्ध किए जाने का प्रयास उस समय किया तो ऐसा नहीं था कि भारतीय संविधान के जो निर्माणकर्ता रहे हैं उनके अपने कोई सामूहिक उद्देश्य नहीं थे। बिल्कुल उनके सामूहिक उद्देश्य आपको दिखाई पड़ते हैं और आपको ये आज शुरुआत में कह करके चलना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के जो निर्माणकर्ता रहे हैं और उनके जो कॉमन ऑब्जेक्टिव आपके सामने आ रहे हैं, उन तमाम प्रकार के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को भी भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के साथ जोड़ने में कोई परेशानी या कोई समस्या नहीं है। बहरहाल हम आपको एक बात और भी बताएंगे शुरुआत में कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं का मानना यह रहा कि भारतीय संविधान आने वाले समय में बिल्कुल कैसा रहे, एक प्रगतिशील संविधान के रूप में व्यवहार करता रहे। तो शुरुआत में कहानी क्या बनी, जैसे मैं हमेशा कुछ सर्कल्स बनाता रहता हूं और जो तमाम प्रकार के यहाँ पे आपके सर्कल्स होते हैं इनके माध्यम से एक संभावना आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल मैंने आपको ये बना के दिया और ये वाला जो यहाँ पर आपका सर्कल होगा, आपने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल आपने और यहाँ पे बनाया तो आपने कहा कि ये जो सर्कल है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2 को क्या है रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अगेन फिर क्या किया आपने, एक सर्कल और यहाँ पे आपने बनाया और कहा कि ये जो सर्कल आपका होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 3 को क्या है रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अगेन फिर आपने यहाँ पर एक सर्कल और बनाया और इसके बारे में आपने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 4 को क्या है रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारे संविधान के जो निर्माणकर्ता रहे हैं, हमारे संविधान के निर्माणकर्ता भारतीय संविधान को हर हाल में क्या बनाना चाहते थे, एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। यानी कि हर हाल में क्या बनाना चाहते थे, एक प्रगतिशील संविधान बनाना चाहते थे। और अगर कोई भी संविधान कैसा रहेगा, प्रगतिशील संविधान आप बनाएंगे तो ऐसे संविधान में क्या है, अब आपको ये जोड़ के चलना पड़ेगा कि ऐसे संविधान में क्या है, आपको समय की मांग को आधार बनाना होगा और समय की मांग को आधार बनाते हुए आपको ये कहना होगा कि संशोधन करने की जो गुंजाइश है, यानी कि अमेंडमेंट करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, तो संशोधित किए जाने की जो आपकी गुंजाइश है वो क्या है, वो जितनी ज़्यादा हो जाए उतनी क्या है ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका सर्कल नंबर 1 आपको हमने बना के दिया है, इसमें समय की मांग के अनुसार परिवर्तन करने की गुंजाइश, इसको पूरा मिला देते हैं तो परिवर्तन करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे ऐसे संविधान का मतलब ये होगा कि ऐसे संविधान को आप हमेशा क्या कहेंगे, अप्रगतिशील संविधान कहेंगे, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या है क्या करके चलना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इस सर्कल में मैंने क्या है कंप्लीशन देने की बात की है और मैंने कंप्लीशन जो देने की बात की है उसके बिहाफ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये संविधान अपने आप में एक ऐसा संविधान बनेगा जो समय की मांगों को अपना करके व्यवहार नहीं करेगा। और जब ये समय की मांगों को अपना करके व्यवहार नहीं करेगा तो ऐसे संविधान को आप क्या कहेंगे, जब आप समय की मांग को अपना करके व्यवहार नहीं करेगा तो समय की मांगों के आधार पर ऐसे संविधान में संशोधन करना,
या समय की मांगों के आधार पर ऐसे संविधान में परिवर्तन करना, ये क्या हो जाएगा, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो ऐसे संविधान को आप पिछड़ा हुआ संविधान भी कह सकते हैं, और ऐसे संविधान को आप क्या है, अप्रगतिशील संविधान यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। सर्कल नंबर 2 जो हमने बनाया, तो यहाँ पे हमने क्या परिवर्तन करने की गुंजाइश छोड़ दी है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने क्या है, परिवर्तन करने की गुंजाइश छोड़ दी है। लेकिन परिवर्तन करने की गुंजाइश जो है सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पर छोड़ी है। तो अगर आप इन सर्कल्स को एक बार विजिट करने की बात करोगे, तो यहाँ पर इन सर्कल्स के हिसाब से आप बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं कि जो आपका सर्वाधिक प्रगतिशील संविधान है, जो आपका सर्वाधिक प्रगतिशील संविधान बनेगा, जो मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन सर्कल्स में बनेगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सर्कल नंबर 4 आपका आंसर आना चाहिए। तो ऐसा व्यवहार करके मैंने आपको ये समझाने की बात की कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने स्वतंत्र भारत के जनमानस के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया। हम सभी लोग भली भांति इन बातों को जानते हैं कि हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने विश्व के सर्वोत्तम संविधानों का अध्ययन किया, और विश्व के सर्वोत्तम संविधान को अध्ययन करने के पश्चात वहाँ की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को हमारे संविधान में जगह दी, स्थान दिया, शामिल किया। लेकिन हमारे संविधान में शामिल किए जाने से पहले भारतीय जनमानस की प्रत्येक प्रकार की डिमांड को समझा गया, कैलकुलेट किया गया, और उन तमाम प्रकार की डिमांड्स के बिहाफ पे विश्व की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं को आपके संविधान में जगह दी गई। लेकिन साथ ही साथ हमारे संविधान के निर्माणकर्ता ये भी कहने की बात कर रहे थे कि हम भारतीय संविधान को बिल्कुल बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। यानी कि आज जो हमने भारतीय संविधान को तैयार किया है, या जिस रूप में भारतीय संविधान के प्रावधान आपके सामने आते हैं, या जिस तरीके से भारतीय संविधान अभी फिलहाल व्यवहार कर रहा है, तो उनका कहना यह था कि आने वाले समय में संविधान में परिवर्तन तो आपको करने होंगे, आने वाले समय में संविधान में संशोधन तो आपको करने होंगे। हालांकि हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे जो आपका लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिखाई पड़ता है वो भारत के पास ही आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके संविधान के निर्माणकर्ता बहुत ही सकारात्मक व्यवहार उस समय कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान आप इसको कह सकते हैं, लेकिन निकट भविष्य में भारतीयों की डिमांड्स में परिवर्तन होंगे। क्योंकि निकट भविष्य में भारतीयों के डिमांड्स में परिवर्तन होंगे, इस नाते हमें संविधान में भी परिवर्तन करने होंगे, और संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या क्या के चलते हैं, संशोधन की प्रक्रिया के साथ जोड़ के चलते हैं। तो हम तो यही आपको बताना चाहेंगे कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने स्वतंत्र भारत के जनमानस के साथ और वर्तमान समय में जो भारतीय जनमानस आपको दिखाई पड़ रहा है, इसके साथ किसी प्रकार का कोई इनजस्टिस या अन्याय नहीं किया है। उन्होंने आपके संविधान में पॉसिबिलिटीज जोड़ के चले, उन्होंने संभावनाओं को शुरुआत में ही जोड़ दिया था कि आने वाले समय में परिवर्तन या संशोधन तो आपको करने पड़ेंगे। और यही मैंने आपको यहां पर बताया है कि अगर आप विश्व के किसी भी संविधान को कैलकुलेट करने की बात करोगे, जहां परिवर्तन करने की गुंजाइश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी, तो ऐसे संविधान को आप क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब अगर मैं इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं, तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, यूएसए की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि यूएसए के संविधान को हम विश्व का सबसे छोटा संविधान भी कहते हैं, और यूएसए के संविधान को क्या हम विश्व का सबसे कठोर संविधान भी कहते हैं। छोटा संविधान इस नाते क्योंकि वहां की संविधान सभा ने यूएसए के संविधान को बनाए जाने के संदर्भ में मात्र 4 महीने का समय लिया। कठोर संविधान इस नाते कहते हैं क्योंकि वहां अगर आप संविधान को संशोधित करने की बात करोगे, तो आपको विशेष बहुमत के आधार पर जाना पड़ेगा, और विशेष बहुमत को आप लोग जानते हैं कि जुटाना उतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन यूएसए के संविधान के साथ साथियों अच्छी बात यह है कि यूएसए के संविधान को एक्सटेंसिव फॉर्म यानी कि विस्तारित रूप देने का काम कौन करता है, वहां की न्यायपालिका करती है। बात को समझना, भले ही वहां का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान हो, या भले ही वहां का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान हो, लेकिन वहां की न्यायपालिका जो है अपनी सुप्रीमेसी को हमेशा एंजॉय करती रहती है, वहां के संविधान के प्रावधानों को विस्तारित रूप देती है, और वहां का संविधान हमेशा क्या बना रहता है, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बना रहता है। ये कभी गलती मत कर देना। कई बार जो आपका एग्जामिनर है आपको थोड़ा चेक करने का प्रयास करता है, वो आपसे ऐसा व्यवहार कर सकता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए का संविधान है, तो क्या आप इसको अप्रगतिशील संविधान कहना चाहेंगे? अरे आप लोग जानते होंगे कि यूएसए को विश्व का चौधरी कहा जाता है। अगर उसको विश्व का चौधरी कहा जाता है तो उसके संविधान को आप नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन चाहकर भी नहीं कह सकते।
आपको थोड़ा यहां पर बहुत प्यार के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता रहती है, बड़ी सावधानी के साथ आपको व्यवहार करने की आवश्यकता रहती है, और आपको सामने वाले को यह समझाने की आवश्यकता रहती है कि भले ही वहां का संविधान कठोर है, छोटा है, लेकिन वहां का संविधान कठोर छोटा होने के बावजूद भी नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां की न्यायपालिका जो है वहां के संविधान के प्रावधानों को अपने अकॉर्डिंग विस्तारित रूप देने का कार्य करती रहती है। जैसा हमने हमेशा कहा है कि यूएसए का संविधान वैसा ही व्यवहार करेगा जैसी वहां की न्यायपालिका चाहेगी। तो यूएसए का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी हमने साथ साथ क्या आपको जोड़ के बता दिया है। लेकिन भारत में तो खैर और भी अच्छी बात है। भारत में और भी अच्छी बात होने का मतलब क्या होगा कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं ने उसी समय बड़े संदेशों को देने का कार्य किया कि भैया स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान कभी भी नॉन प्रोग्रेसिव बन के काम नहीं करेगा, बल्कि एज अ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने आएगा। यहां तक कि चर्चा में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक लाइन मैंने शुरुआत में आपको बोला था, उस लाइन को अभी मैं थोड़ी देर में जोड़ के आपको दिखाऊंगा कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के सामूहिक उद्देश्यों को भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल करने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को अपने माइंड में क्या है, इस्टेब्लिश करके रखना। अब अगली चर्चा प्रारंभ करते हैं। अगली चर्चा प्रारंभ करने का मतलब यह होगा कि अगर भारतीय संविधान में आप संशोधन करने की बात करोगे तो संशोधन करने की शक्ति किसको है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को है। अगर आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग व्यवहार करने की बात करोगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 प्रत्यक्ष तौर पर कहेंगे भारतीय संसद को एम्पावर करता है। यानी कि संविधान में अगर संशोधन करने हैं साथियों, पहल करने का अधिकार राज्य विधानसभाओं के पास नहीं है, गौर करना, भारतीय संसद के पास है। हां, कुछ ऐसे प्रावधान आपके सामने आ जाते हैं जिनको लेकर के अगर भारतीय संसद आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करने की बात करेगा तो उनको राज्यों को अपने साथ जोड़ के चलना पड़ता है। लेकिन राज्य भारतीय संविधान में संशोधन किए जाने के संदर्भ में पहल करने का अधिकार नहीं रखते। पहल करने का अधिकार आपको हर हाल में किसको देना होगा? टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ही देकर के चलना होगा। अब चिंता यह है, हमारे यहां मामला थोड़ा अजीब सा तो है। हालांकि मैंने एक बार जिक्र किया होगा इसका क्लास में कि हमारे यहां एक लड़ाई जो है ये 26 जनवरी 1950 से ही आपको नजर आ जाती है। और 26 जनवरी 1950 से लड़ाई आपको कौन सी नजर आ जाती है कि पार्लियामेंट अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। अच्छा साथियों, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा तो नहीं है जैसा ब्रिटेन में है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है ही। और अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसमें जो पार्लियामेंट है वो अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने की बात करती है। क्योंकि जनरली ये भी कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है तो क्या पार्लियामेंट है, जैसा ब्रिटेन में आपको दिखाई पड़ता है। आपने सुना होगा कि वहां की पार्लियामेंट जो है जब चाहे जैसे चाहे वहां के संविधान में संशोधन कर सकती है। और हम तो कई बार कहे हैं कि संपूर्ण विश्व में ब्रिटेन की संसद के अलावा बाकी कोई संसद इतनी शक्तिशाली आपको नजर नहीं आती। इसी बात को आधार बना करके कई बार आपका एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन रखता है कि निम्न में से विश्व की किस संसद के बारे में यह कहा जाता है कि वह मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो यह रहता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्लियामेंट है वो अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने की बात करती है। और 26 जनवरी 1950 से आपने देखा होगा कि भारतीय संदर्भ में पार्लियामेंट ने अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने का कार्य प्रारंभ किया। वहां सामने आप क्या रखते हैं? भारत की न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका के पास क्या रहता है? जुडिशियल रिव्यू रहता है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करती है और न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करती है। बहरहाल हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, हमारे पीछे आने वाले लोग भी चले जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। बहुत सारे ओकेजन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत सारे ओकेजन आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जब न्यायपालिका की सुप्रीमेसी आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन यह भारत में है तो है। और इसी बात को आधार बना करके हम भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है उसको बाहर निकाल सकते हैं।
ये जो लड़ाई है, इसी लड़ाई का एक वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन हमने आपको देने की बात की है। बार बार आप इसी को कैलकुलेट करेंगे, जितना आप इस पर अपना ध्यान आकर्षित करने की बात करेंगे, उतना ही भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आपके सामने आता रहेगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका ने यह तय किया अंत में आकर के कि भाई ये जो झगड़ा है, ये जो संघर्ष की स्थिति है, ये तो हमेशा बनी रहेगी। उधर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान को संशोधित करने का अधिकार भी रखती है, उधर जो न्यायपालिका है और जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करने का अधिकार भी रखती है। तो ये जो कंडीशन ऑफ कन्फ्लिक्ट है, ये हमेशा बना रहेगा। अब इसका कोई ना कोई तोड़ तो देना पड़ेगा, और तोड़ इस रूप में सामने आ जाना चाहिए कि भारतीय संविधान की आत्मा बनी रहे, भारतीय संविधान की मूल भावना बनी रहे, भारतीय संविधान की गरिमा, डिग्निटी बनी रहे। यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, खासतौर से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान की आत्मा को चोट ना पहुंचाए, संविधान की गरिमा को चोट ना पहुंचाए। यह संविधान का जो सकारात्मक रूप है, संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान जिनको आप भारतीय संविधान से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो भारतीय संविधान मर ही जाएगा, भारतीय संविधान कमजोर हो जाएगा, भारतीय संविधान नॉन प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, बन जाएगा। इसी नाते अंत में हम जिक्र करेंगे, अभी न्यायपालिका को यह कहना पड़ा कि भारतीय संविधान को आपको मूलभूत ढांचे का सिद्धांत देना पड़ेगा, और भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत में भारतीय संविधान के जिन प्रावधानों को शामिल किया जाएगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उनके चारों ओर घूम अवश्य सकती है, उनको डरा सकती है, उनको भय दिखा सकती है कि मेरे पास आर्टिकल 368 है, लेकिन उनको परेशान नहीं कर सकती। तो हम तो यही कहेंगे कि अच्छा हो गया, क्योंकि यह संघर्ष की स्थिति तो हमेशा बनी रहेगी। और अगर ये इसमें भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आपके सामने ना रखा जाता, सोचो, तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 368 का इस्तेमाल करती रहती, और अगर भारतीय संसद 368 का इस्तेमाल करते हुए भारतीय संविधान के प्रावधानों में संशोधन करती रहती बिना डरे, तो भारतीय संविधान की आत्मा क्या हो सकती थी, नकारात्मक हो सकती थी। एक घटना आपके सामने रखते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19(1) है, उसमें शुरुआत में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया था, और उसी में जो 19(1)(f) है, उसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। लेकिन आपने देखा होगा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जनता पार्टी के सरकार ने उस पूरे क्लोज को हटा दिया, और उस पूरे क्लोज को हटा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया। आर्टिकल 300 की आप बात कर रहे हैं, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, उसके करैक्टर में ही पूरा परिवर्तन करा दिया गया। तो इसके बाद ये देखा गया कि भाई ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। हाल की घटना क्या है, ये जो आपका 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 है, ये मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के आने के बाद की घटना है। यानी कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आ गया था, उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं कि जनता पार्टी की जो आपकी सरकार है, तो जनता पार्टी की सरकार ने पूरा एक क्लोज ही उखोड़ के फेंक दिया और उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो उस समय भी ये काफी चर्चाएं हुई थी कि भाई सरकारों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, भारतीय संविधान के किसी प्रावधान को इस तरीके से उखोड़ के फेंकने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहां पर मामला इस नाते बन गया क्योंकि भाई आपको संसाधनों को कैलकुलेट करके चलना है ना, आपको संसाधनों को कैलकुलेट करके चलना है। अगर आप राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ मौलिक अधिकार के रूप में लेकर के चलेंगे, तो फिर सरकार जो तमाम प्रकार की योजनाएं लाना चाहती है, सरकार जो तमाम प्रकार के विकासात्मक कार्य करना चाहती है, जहां पर सरकार को किसानों की जमीन क्या है उस पर क्या है अपना एक्विजिशन लेकर के आना पड़ता है, जमीन का अधिग्रहण करके चलना पड़ता है। तो अगर जमीन का अधिग्रहण सरकार करेगी और संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार के रूप में बना रहेगा, तो लोग आए दिन कहां जाते रहेंगे, न्यायपालिका में जाते रहेंगे। यानी कि सरकार को अपने विकासात्मक कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो वहां तो जनता पार्टी की सरकार ने यह कहकर अपने आप को क्या है जस्टिफाइड करा दिया। लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आपको यह भी समझाने की बात कर रहा है, मैं हर एंगल आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकारों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है ना। इतने बड़े प्रयास आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार आपको अपने आप को बचाने का मौका नहीं मिलेगा। आप संविधान के आर्टिकल 368 का प्रयोग अवश्य करें,
आप संविधान में समय की मांगों को आधार बना करके संशोधन अवश्य करें, लेकिन संविधान की गरिमा, उसकी आत्मा का ध्यान आपको रख करके चलना पड़ेगा। तो यही मामला है भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को भारतीय संविधान का कोई भी आर्टिकल डिस्कस करके नहीं चलता है। यानी कि आपको क्या कहने का मौका मिल गया है कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत अपना कोई संवैधानिक स्थिति या अपना कोई संवैधानिक धरातल रखता ही नहीं है। क्यों नहीं रखता है? आप सोचो, क्योंकि इसको न्यायपालिका ने देने का कार्य किया है, और न्यायपालिका जब इसका प्रस्तुतिकरण कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 को आधार बना करके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को घेरने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई डेफिनेशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको नहीं मिलेगा। आप हमेशा ही कहेंगे, है ना, इट इज अ कंक्लूजन ऑफ जुडिशियल इनोवेशन। ये न्यायिक नवाचार का एक परिणाम है और भारतीय न्यायपालिका ने इसको क्या है, देने का कार्य किया है। अब वो सवाल जो लगातार आपसे क्या पुटअप किया जाता है कि ऐसा कौन सा मामला रहा जिसमें न्यायपालिका ने सबसे पहली बार भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत रखा। तो मामला कब का रहेगा? 1973। और केस का नाम आप क्या बताएंगे? केशवानंद भारती मामला। क्या बताएंगे? केशवानंद भारती मामला। और इसी मामले में सबसे पहली बार भारत की न्यायपालिका ने, दैट मीन्स आप सर्वोच्च न्यायालय का रेफरेंस यहां पर लेकर के चलेंगे, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आपके सामने रखा। और जो सारी कंडीशंस मैंने आपको बना के दिखाई हैं, उन्हीं को आधार बना करके आप क्या है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को कैलकुलेट करने की बात करेंगे। अब एक बात और जान लो कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान शामिल होंगे। इन तमाम बातों को निर्धारित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? भारत की न्यायपालिका के पास है। नंबर 2, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान होंगे, ये स्थायी प्रकृति के नहीं होंगे। भारतीय न्यायपालिका को अधिकार है किसी पुराने प्रावधान को बाहर का रास्ता दिखा देना और किसी नए प्रावधान को क्या है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल कर देना। कुल मिलाकर के आपको ये कहने का मौका मिल जाता है कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, उसका अपना जो फिजिकल कंपोजिशन है, दैट मीन्स उसमें आप भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधानों को शामिल करके चलोगे, इसको निर्धारित करने का अधिकार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, बल्कि भारत की न्यायपालिका के पास है। कुछ बातें हैं जो न्यायपालिका की ओर से क्या है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत में शामिल की गई हैं। एक तो आप कह सकते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव्स, और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किसके होने चाहिए? मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जो आपके निर्माणकर्ता हैं, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के जो आपके कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं। अब ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं, इनको बाहर निकालना उतना आसान तो नहीं है ना। इनको बाहर निकालने के लिए क्या है, आपको भारतीय संविधान की व्याख्याएं करनी पड़ेंगी, और आप जानते हैं कि व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। तो आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं के कॉमन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी न्यायपालिका की ओर से क्या है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत में शामिल किया गया है। मैं आपको ये बताने की कोशिश में हूं कि आपके संविधान के निर्माणकर्ताओं के सामूहिक उद्देश्य क्या रहे हैं, वो हम और आप इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आप उनको एक्सपोजर देना चाहते हैं तो आपको संविधान की व्याख्या करनी पड़ेगी, और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार आप जानते हैं न्यायपालिका के पास है। नंबर 2 पे आप कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ता है, और डीपीएसपी में स्पेशली जो आपका आर्टिकल 38 है, तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 38 क्या है, एक वेलफेयर स्टेट को लेकर के चलता है। तो भारत में एक वेलफेयर स्टेट होगा, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य होगा। इस बात को भी क्या है, न्यायपालिका की ओर से क्या है, संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल कर दिया गया है। नंबर 3 पर न्यायपालिका ये कहने की बात करती है कि भाई एक बैलेंस हमें लेके चलना पड़ेगा, एक बैलेंस हमें लेके चलना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं कि बैलेंस अमंगस्ट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट,
ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के जो आपके अंग आते हैं, तो सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके अंदर एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर लगातार इनमें संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, तो जब सरकार के अंगों के बीच से संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी तो फिर कार्य होंगे कैसे? तो कहते हैं कि भैया जो भी टाइम के अकॉर्डिंग बैलेंसेस स्टैब्लिश किए जाएंगे, उनको भी क्या है, हम भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत में क्या है, शामिल करके चलेंगे। अच्छा, जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको भी क्या है, शासन की जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी क्या है, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल किया गया है। अच्छा, नंबर 5 पे आप कहते हैं कि रिपब्लिकन स्टेट आपको भारत में दिखाई पड़ता है। रिपब्लिकन स्टेट भारत में आपको दिखाई पड़ता है। भारत में क्या होगा, गणतंत्र होगा। तो भारत में गणतंत्र होगा, इस बात को भी क्या है, भारतीय संविधान के क्या है, मूलभूत ढांचे में शामिल कर दिया गया है। अच्छा, वो ये भी कहने की कोशिश में कि बैलेंस हो जाना चाहिए, और अब बैलेंस किस किस के बीच में हो जाना चाहिए, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार एंड आपको क्या कहना पड़ेगा, डीपीएसपीज, एंड आपको क्या कहना पड़ेगा, डीपीएसपीज। तो कुल मिलाकर के ये तो भारतीय न्यायपालिका के पास है जी, कि भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा, अपना जो फिजिकल कंपोजिशन है वो किस प्रकार से लेकर के चलेगा। और मैंने आपको बताया कि केशवानंदा भारतीय केस में 1973 में जो सवाल सबसे ज़्यादा आपसे यहाँ से पुटअप किया गया है, उसी में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचे का सिद्धांत रखा गया। अब ये कैसे काम करेगा, वो सारी बातें ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी हैं। और भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के मेजर मैंने 6 प्रावधान यहां पे आपको बना के दिखाए हैं, और इन 6 प्रावधानों के आधार पर आपसे सवाल पुटअप किया जा सकता है। वो आपको परेशान कर सकता है, वो सीधा सवाल पूछ सकता है कि भारतीय न्यायपालिका के अनुसार वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे में नहीं है, या मूलभूत ढांचे के सिद्धांत में नहीं है। तो नहीं पर सवाल ज्यादा बनेगा। तो आपको कुछ मेजर प्रोविजंस क्या हैं भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के फिजिकल कंपोजिशन को आधार बनाते हुए अपने माइंड में थोड़ा स्टैब्लिश करके चलने पड़ेंगे। और जो चर्चा आज हमने की है, इस चर्चा को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करना, बहुत प्यार से इसको देखना, समझना इसको कि भाई किस प्रकार की लैंग्वेज रहेगी, कहां कहां आपको जाना है, कहां कहां आपको जुड़ाव करने हैं। जैसे मैंने यूएसए की यात्रा भी करके आपको दिखाई, ब्रिटेन की यात्रा भी करके दिखाई, भारत में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति भी आपको दिखाई। उससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वही मैंने आपको क्या बताया, भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के रूप में हमने क्या है, कैलकुलेट किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा के माध्यम से आप अपने आप को जागरूक अवश्य करके चलेंगे। मैं फिर वही कहूंगा, अगर किसी प्रकार की कोई दुविधा या अगर कोई परेशानी रह जाती है तो ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से आप अपने परेशानी को रख सकते हैं। भले हमको एक वीडियो एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ जाए, डजंट मैटर, लेकिन आपके व्यक्तित्व में, आपके व्यवहार में कोई दुविधा, कोई शंका या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।